बिस्मार्क की विदेश नीति के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। प्रसा के नेतृत्व में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फिर फ्रांस के साथ प्रसा ने युद्ध किया और जर्मनी का एकीकरण अब पूर्ण हो चुका था। ये 1870 तक की घटनाएं थीं, जिसमें 3 युद्ध, बड़े युद्ध बिस्मार्क लड़ चुका था प्रसा की ओर से और जर्मनी का एकीकरण उसने पूर्ण किया था। अब एक सशक्त विदेश नीति की आवश्यकता थी। 3 बड़े युद्धों के बाद प्रसा की रक्षा और उसकी उन्नति के प्रयास करने के लिए एक सशक्त विदेश नीति यह अपनाना चाहता था। एकीकृत जर्मनी की रक्षा आवश्यक थी, क्योंकि एक नई शक्ति के रूप में यूरोप में उभरा था। समृद्ध जर्मनी के लिए आवश्यक था कि यथास्थिति यूरोप में बनी रहे, स्टेटस को जिसको कहा जाता है। बिस्मार्क इस बात को जानता था कि अशांति के 2 अवसर हो सकते हैं, जिनके कारण शांति भंग हो सकती है यूरोप में, और यह वो नहीं चाहता था। पहला तो ये कि फ्रांस अल्सास और लॉरेन के क्षेत्र पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे, जो जर्मनी ने उससे छीना था युद्ध के बाद। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ये क्षेत्र, जो मुख्य औद्योगिक और खनिज से संबंधित क्षेत्र थे, इनको वह पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे, तब अशांति आ सकती है। और दूसरा था बाल्कन के राज्य में, विशेषकर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ये पूर्वी समस्या का हिस्सा था, यहाँ पर अशांति प्रारंभ हो सकती थी। इनके बचाव का प्रयास उसने किया। बिस्मार्क ने कहा था, जर्मनी पूर्ण रूप से एक आत्मसंतुष्ट राष्ट्र है। यद्यपि युद्ध से सफलताएं प्राप्त हुई हैं, परंतु आगे युद्धों से वह छिन भी सकती है, इसलिए वह युद्धों से बचाव का प्रयास करता रहा। इससे बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में आप समझ सकते हैं। विक्टर ह्यूगो ने लिखा था, अब यूरोप में 2 राष्ट्र सदा भयाक्रांत रहेंगे, एक जर्मनी क्योंकि वह विजेता है, और दूसरा फ्रांस क्योंकि वह पराजित है। वह बदला लेने का प्रयास अवश्य करेगा, ये बात स्पष्ट थी। बिस्मार्क भी इस बात को जानता था। इस कारण से ही जो उसने अपने विदेश नीति के उद्देश्य या लक्ष्य निश्चित किए थे, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। उनके विदेश नीति के उद्देश्यों में फ्रांस को एकाकी बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य था, और कारण उसका वही था कि सीडान के रण क्षेत्र में प्रसा ने, जो उस समय प्रसा था, नेतृत्व कर रहा था जर्मनी के एकीकरण के लिए, अब जर्मनी था, उसने सीडान के रण क्षेत्र में फ्रांस को पराजय दी थी। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, वो फ्रांस से उसने छीन लिया था और पेरिस पर तक उसने अधिकार कर लिया था। सेना वहाँ अपनी रख छोड़ी थी। क्षतिपूर्ति के लिए बड़ी राशि 20 करोड़ फ्रैंक उस पर लाद दिए थे। फ्रांसीसी इस अपमान को भूल नहीं सकते थे, कोई भी देश नहीं भूल सकता था, राष्ट्रभक्त इसको भूले नहीं थे। इस बात से बिस्मार्क भी परिचित था। इसलिए उसने हमेशा ये प्रयास किया कि फ्रांस अकेला रहे, उसे कोई मित्र न मिल सके। विदेश नीति के उसका दूसरा उद्देश्य था राज्य विस्तार का त्याग। जर्मनी को संगठित करने पर उसने ध्यान या अपना लक्ष्य केंद्रित किया। विस्तार जितना होना था वह अब हो चुका था, पूर्ण हुआ था। अब यदि वह और अधिक विस्तार की नीति अपनाएगा तो यह अति हो जाएगी और निश्चित रूप से यूरोपीय शक्तियाँ उसका विरोध करेंगी। इस बात को यह भली प्रकार जानता था। इसलिए राज्य विस्तार की नीति का उसने त्याग किया, यह उसका लक्ष्य रहा। इंग्लैंड से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना उसका अगला उद्देश्य था। ब्रिटेन एक समर्थ देश था। जल शक्ति में आप सभी परिचित हैं कि वह एक नंबर की जल शक्ति था विश्व में, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। फ्रांस का संभावित मित्र भी इंग्लैंड था। इंग्लैंड और फ्रांस एक हो सकते थे। इसीलिए उसने उपनिवेशवादी नीति का त्याग किया था, ताकि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड स्वयं घोर उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी देश था, जो कोई भी उपनिवेश प्राप्ति का प्रयास करेगा उससे इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा होगी, और इसलिए वह बचना चाहता था। इस तरह से बिस्मार्क ने ब्रिटेन को हमेशा संतुष्ट रखने का प्रयास किया, उसकी मित्रता प्राप्ति का प्रयास किया। वह कहा भी करता था
स्थल और जल के चूहों में कभी लड़ाई नहीं होती। एक तरह से संकेत करता था कि इंग्लैंड के साथ हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी। ऑस्ट्रिया से मित्रता उसने अपना लक्ष्य रखा। समानता थी दोनों के लक्ष्यों में। जर्मन संघ में भी था ऑस्ट्रिया, इस कारण से, और उसका पड़ोसी देश भी था, लगातार उसके संबंध उसके साथ थे। और ऑस्ट्रिया जो है वो फ्रांस का संभावित मित्र हो सकता था, इसलिए भी ऑस्ट्रिया की ओर उसने ध्यान केंद्रित किया और उसको सदा अपना मित्र बनाए रखा। रूस के साथ भी मित्रता रखना उसने अपना लक्ष्य रखा। इसका भी कारण था कि वह फ्रांस का संभावित मित्र हो सकता था और यूरोप में अशांति का कारण भी हो सकता था, क्योंकि तुर्की में पूर्वी समस्या में उसकी रुचि थी। रूस शक्तिशाली भी था, वहाँ का जार वहाँ के राजा को कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो वह महत्वाकांक्षी भी था, इसलिए रूस के साथ भी उसने मित्रता का लक्ष्य रखा। पूर्वी समस्या के प्रति उसने हमेशा उदासीनता प्रदर्शित की। वह जानता था कि यह पूर्वी समस्या यूरोप में अशांति की जड़ है। वह कहा करता था, कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाक को हम खोलते भी नहीं हैं। अपनी अरुचि उसने प्रदर्शित की थी। वह यह भी जानता था कि रूस और ऑस्ट्रिया का स्वार्थ वहाँ पर टिका हुआ है और उससे अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उसने इन दोनों विपरीत ध्रुवों को, जो एक दूसरे के दुश्मन थे क्योंकि दोनों के स्वार्थ रूस और ऑस्ट्रिया के टकराते थे, उनके साथ मिलकर उसने मित्रता साध ली और दोनों का संघर्ष नहीं होने दिया। अगला उसका लक्ष्य था जर्मनी की प्रधानता। वह पूरे यूरोप और विश्व में जर्मनी को प्रधान देश के रूप में देखना चाहता था। यूरोप की प्रत्येक घटना में उसका हाथ हो, कोई भी बड़ा निर्णय उसके बगैर न लिया जाए, ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा थी। इतना महत्व वह जर्मनी को प्रदान कराना चाहता था। और अंतिम लक्ष्य के रूप में बताया जा सकता है कि यूरोप में वह यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखना चाहता था, ताकि जर्मनी का विकास हो सके और नई कोई व्यवस्था कायम न हो। जो उसने स्थापित कर दिया था जर्मनी के एकीकरण के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन न हो। ये उसने अपने लक्ष्य विदेश नीति के निर्धारित किए थे। अब विदेश नीति में उसके कार्य क्या थे, इसको देखेंगे। पहला था 3 सम्राटों का संघ। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि रूस और ऑस्ट्रिया, इनके हित आपस में टकराते थे पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी समस्या का जो स्थिति थी तुर्की के क्षेत्र में, वहाँ पर जाकर इनके हित टकराते थे। तो उसको उसने साधने का प्रयास किया। इसलिए उसने, और फ्रांस को कोई मित्र न मिल पाए, उसमें रूस और ऑस्ट्रिया हो सकते थे, इन सब के साथ मिलकर उसने 3 सम्राटों का संघ कायम किया। जर्मनी से विलियम प्रथम, ऑस्ट्रिया से फ्रांसिस जोसेफ और रूस से जार अलेक्जेंडर। बर्लिन में इनको इसने आमंत्रित किया। तीनों की भेंट हुई और इन्होंने जो कुछ तय किया 3 सम्राटों के संघ ने, उसमें यूरोप में शांति स्थापना के लिए वो आपस में सहयोग करेंगे। दूसरी शर्त थी फ्रैंकफर्ट संधि। ये फ्रैंकफर्ट संधि फ्रांस और प्रसा की संधि थी, जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया से अल्सास और लॉरेन और उसके साथ अन्य क्षेत्र भी अन्य लाभ प्राप्त किए थे। और 20 करोड़ फ्रैंक का हर्जाना, भारी भरकम हर्जाना था, फ्रांस के ऊपर लाद दिया था। यद्यपि फ्रांस ने उसको 2 वर्ष में ही चुकता कर दिया और अपनी आज़ादी प्राप्त की, और प्रसा ने वहाँ पर सेना भी छोड़ी थी। तो उसकी जो शर्तें थीं उसको इन्होंने पुनः अनुमोदित किया, फ्रैंकफर्ट की संधि को। तीसरी बात थी बाल्कन समस्या। बाल्कन प्रायद्वीप की जो समस्या थी, कह सकते हैं पूर्वी समस्या, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो पूर्वी समस्या के बारे में सामूहिक या मिलकर प्रयास करेंगे, ये तय किया गया। और चौथी शर्त थी कि देश में क्रांतिकारी तत्वों को रोकेंगे। प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक क्रांतिकारी आंदोलन जो हों, उन आंदोलनों को रोका जाए। बिस्मार्क ने भी इस तरह से प्रतिक्रियावादी कार्य किए। 1874, 75 और 76 में इस संधि की पुष्टि की गई तीनों शक्तियों के द्वारा। 1878 तक यह संधि रही। बर्लिन सम्मेलन से जर्मनी और रूस में तनाव हुआ। 1878 में जो बर्लिन की संधि हुई थी, उससे जर्मनी और रूस के बीच भी तनाव की स्थिति आई। और मुख्य कारण इसका था ऑस्ट्रिया, क्योंकि इसने
ऑस्ट्रिया का बिस्मार्क ने पक्ष लिया था और उससे रूस नाराज हो गया था। विशेषकर वह ऑस्ट्रिया से नाराज था, लेकिन उसके कारण जर्मनी से भी वह चिढ़ा हुआ था। इस कारण कुछ अवरोध आया। इसके परिणाम हम देख सकते हैं। जो ये संधि हुई थी, फ्रांस एकाकी रहा, फ्रांस को कोई मित्र इससे नहीं मिल पाया। इस संधि के कारण रूस और ऑस्ट्रिया का तनाव पूर्व की अपेक्षा कम हो गया, क्योंकि अब तीनों एक संघ में बंध गए थे। यूरोप में जर्मनी की धाक जम गई, बिस्मार्क का महत्व या जर्मनी का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार से 3 राष्ट्रों की संधि के ये परिणाम कहे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा उसका कार्य था फ्रांस से युद्ध की संभावना उत्पन्न करना। यद्यपि युद्ध उसको करना नहीं था, युद्ध तो हो चुका था, वह विजयी हो चुका था, लेकिन जानबूझकर वैसी परिस्थितियां उसने निर्मित की, यह देखने के लिए कि क्या होता है, अन्य देशों में कैसी प्रतिक्रिया होती है। फ्रांस ने, जैसा कि हमने बताया था आपको, फ्रैंकफर्ट की संधि से 20 करोड़ फ्रैंक का जो हर्जाना युद्ध का उस पर लादा गया था, वो उसने पूरा कर दिया, 2 वर्ष में ही चुका दिए। सेना जो थी प्रसा की वहाँ पर, या अब जर्मनी की कहें, वापस बुला ली गई। उसने अपना सैन्य संगठन तीव्रता के साथ विकास किया। बिस्मार्क इससे चिंतित हुआ। उसने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि अब फिर से जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हो सकता है। जैसे ही ऐसे बातें फैली, इंग्लैंड और रूस अति सक्रिय हो गए। बिस्मार्क समझ गया और सतर्क हो गया कि इंग्लैंड और रूस फ्रांस के पक्ष में जा सकते हैं। उन्होंने कूटनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। बिस्मार्क ने यह स्पष्ट समझ लिया कि यदि ऐसी स्थिति, युद्ध की स्थिति आती है, तो इंग्लैंड और रूस पलटी मार सकते हैं, दूसरी ओर जा सकते हैं। वो इसकी संभावना उसको समझ में आ गई। इसके बाद ये प्रयास उसने बंद किए। तीसरा उसका कार्य था पूर्वी समस्या। बर्लिन संधि के पश्चात वहाँ पर उसने क्या नीति अपनाई थी, ये बर्लिन संधि की स्थिति पहले देख लेते हैं। बर्लिन संधि, बिस्मार्क ने कहा था कि वह ईमानदार दलाली का कार्य करेगा, क्योंकि उसको कोई रुचि पूर्वी समस्या में नहीं थी। और ये आपको पता है कि सेन स्टेफनो की संधि जब हुई थी पूर्वी समस्या में, पृष्ठभूमि थोड़ा सा अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ईसाई प्रजा तुर्की के क्षेत्र में थी और वहाँ पर लगातार तुर्की जो मुस्लिम शासक था वह अत्याचार कर रहा था। अनेक क्षेत्रों में असंतोष था और विद्रोह की स्थितियां बन रही थीं। यूरोपीय शक्तियों ने, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, प्रसा या अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने, रूस भी उसमें सम्मिलित हुआ। इन्होंने मेमोरेंडम भेजा, लिखकर निर्देश जारी किए, समझाइश दी तुर्की को कि वह अपनी प्रजा के साथ सही व्यवहार करे। किंतु इसका कोई परिणाम न देखकर रूस ने उसको धमकी दी कि इतने दिनों के भीतर यदि इसमें सुधार नहीं होता है तो वह तुर्की पर आक्रमण कर देगा। तुर्की ने कोई सुधार नहीं किया और रूस ने अकेले उस पर आक्रमण किया, उसे बुरी तरह से पराजित किया और पराजित करने के बाद सेन स्टेफनो की संधि की और उस संधि से अपूर्व लाभ, बहुत ज़्यादा क्षेत्र और लाभ रूस ने प्राप्त कर लिए। इसकी खबर जब यूरोप में फैली तो यूरोपीय शक्तियों ने, विशेषकर इंग्लैंड, उसमें फिर ऑस्ट्रिया, बाकी सभी देश, फ्रांस, सभी सम्मिलित हुए और इन्होंने उसका विरोध किया। और इस कारण से दबाव डालकर बर्लिन कांग्रेस का आयोजन हुआ। ये बर्लिन कांग्रेस स्पष्ट है राजधानी जर्मनी की थी, जर्मनी में, और बिस्मार्क के नेतृत्व में उसने कहा कि मैं ईमानदार दलाल की भूमिका निभाऊंगा। लेकिन उसने पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का, अनावश्यक लाभ उसको प्राप्त हुआ था, रूस के क्षेत्र छिन गए थे। और इस तरह से बर्लिन सम्मेलन के पश्चात रूस और ऑस्ट्रिया प्रसा या जर्मनी एक तरफ हुए और रूस उसके विरोध में आ गया। तो इस तरह से बर्लिन कांग्रेस में तनाव की स्थितियां इन तीनों मित्रों के बीच खड़ी हो गई थी। 2 मित्र एक तरफ और एक तरफ रूस, दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे। तो ये बर्लिन सम्मेलन और उसके बाद की स्थितियां थीं। अगला था द्विराष्ट्र या द्विगुट। 7 अक्टूबर 1879 बर्लिन सभा से जो रूस की नाराज़गी थी, रूस जो नाराज़ हुआ था, इन परिस्थितियों में, रूस की नाराज़गी और तनाव की परिस्थितियों में, ऑस्ट्रिया के एंड्रेसी जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, उससे बिस्मार्क ने भेंट की और अलग से संधि करने का प्रयास उससे किया।
उसने कहा कि वह अपने राजा को मनाए और बिस्मार्क अपने राजा को मनाएगा। दोनों ने प्रयास किया, दोनों प्रधानमंत्रियों ने, और अंततः वो सफल रहे। बिस्मार्क के राजा ने या जर्मनी के राजा ने जब मना किया तो उसने त्यागपत्र की धमकी दी बिस्मार्क ने, और दबाव डालकर पृथक संधि दो राष्ट्रों के बीच संधि हुई, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। पहली शर्त थी संधि की, यदि रूस आक्रमण करे तो दोनों राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की मदद करेंगे। पृथक संधि रूस से नहीं करेंगे। अन्य शक्तियां यदि इन पर आक्रमण करें तो वो तटस्थ रहेंगे, और यदि ज़्यादा शक्तियां आक्रमण करें तो दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। 5 वर्ष की अवधि में इसे पुनः बढ़ाने के बारे में समझौता किया जाएगा, या आगे 3 वर्ष तक इसको और बढ़ा सकेंगे। संधि 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई, 3 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती थी। यह संधि गुप्त होगी, इसकी सूचना अन्य देशों को नहीं दी जाएगी। यद्यपि यह सूचना धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों तक फैल गई और रूस इससे बड़ा नाराज हुआ था। अगली उसकी संधि थी, लगातार इसने संधियाँ की थी, गुटबाजी की थी। 3 सम्राटों के संघ की पुनरावृत्ति 18 जून 1881 को तीनों पुनः मिले। बिस्मार्क के प्रयत्नों से बर्लिन में इनकी भेंट हुई और समझौता हुआ। तीनों पर अन्य के युद्ध या आक्रमण से शेष 2 तटस्थ रहेंगे और युद्ध को सीमित करने का प्रयास करेंगे। रूस बर्लिन संधि ऑस्ट्रिया के हित की मान्यता दी गई। बर्लिन संधि जो हुई थी उसमें जो कुछ तय हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया के जो हित थे उसको रूस ने भी मान्यता दी, ये इसका अर्थ है। बाल्कन क्षेत्र पर परस्पर हितों का, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे। कोई भी परिवर्तन यदि इस क्षेत्र में होता है तो तीनों की सहमति उसमें आवश्यक होगी। डार्डेनलीज का जो क्षेत्र था, युद्ध पोतों के लिए उसे बंद रखा जाए, तुर्की भी उल्लंघन न करे, इसका ध्यान रखा जाए, ये तय किया गया। 3 वर्ष के लिए संधि हुई। अन्य निर्णय भी किए गए, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना, नोवी बाजार के संजक, पूर्वी रोमेलिया आदि के विषय में भी अनेक निर्णय किए गए। अगली बात थी त्रिगुट या त्रिराज्य संधि। 20 मई 1882 को बिस्मार्क इटली से मित्रता चाहता था। इटली में इस समय कैरोली वहाँ का प्रधानमंत्री था जो फ्रांस की मित्रता चाहता था। अब इस बात से बिस्मार्क लगातार चिंतित रहा। फ्रांस की ओर किसी मित्र को वह जाने नहीं देना चाहता था। इसका मौका उसको शीघ्र मिल गया। ट्यूनिस पर अधिकार करने की इच्छा फ्रांस और इटली दोनों की थी, और इस बात को उसने भली प्रकार जान लिया था। इसलिए उसने फ्रांस को उकसाना शुरू किया। बिस्मार्क ने फ्रांस को उकसाया कि वह यहाँ पर अपनी सेना भेज दे, और वास्तव में ब्रिटेन ने भी यही प्रयास किया था। इस कारण फ्रांस ने ट्यूनिस में अपनी सेना भेज दी, और इससे इटली बुरी तरह से नाराज हुआ। इटली की जनता मांग करने लग गई कि अब प्रसा के साथ या ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ इटली की मित्रता हो। ये मांग उधर शुरू हुई। जब बिस्मार्क तक ये खबर पहुंची तो बिस्मार्क ने इटली से कहा कि बर्लिन की मित्रता की चाबी वियना में है। इस तरह से इटली को उसने बता दिया कि पहले वह ऑस्ट्रिया जाए, वहाँ मित्रता करे, तब हमारे साथ मित्रता हो सकती है। और उसके प्रेरणा से और परिस्थितियों के कारण क्योंकि इटली और ऑस्ट्रिया में शत्रुता थी, एकीकरण का जब चरण चल रहा तो ऑस्ट्रिया मुख्य बाधा थी इटली के क्षेत्र में, इसलिए आपस में इनकी दिक्कत थी। इटली का शासक हम्बर्ट अंततः इस दबाव से एक तरह से प्रेरित हुआ और वह वियना गया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि हुई। इस संधि में तीनों राष्ट्र जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया मित्र होंगे, किसी के साथ पृथक संधि नहीं करेंगे, आर्थिक समस्या का विचार विमर्श के साथ समाधान करेंगे। इटली पर यदि फ्रांस का आक्रमण हो तो दोनों मित्र उसकी मदद करेंगे। जर्मनी पर यदि फ्रांस का आक्रमण हो तो इटली जर्मनी का साथ देगा। किसी पर अन्य 2 देशों का आक्रमण हो तो सभी मिलकर सामना करेंगे। 5 वर्ष के लिए यह गुप्त संधि की गई और इस संधि का प्रयोग इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं करेंगे। 3-3 वर्षों के लिए इसको सहमति से पुनः बढ़ा सकेंगे। ऑस्ट्रिया को इस संधि से कम लाभ हुआ, लेकिन इटली और जर्मनी को लाभ हुआ क्योंकि दोनों को ज़्यादा खतरा था, किंतु ऑस्ट्रिया भी इसमें सम्मिलित हुआ।
फ्रांस का खतरा इटली के लिए भी और जर्मनी के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि आक्रमण यदि वो अकेला करेगा तो दो शक्तियां उसके साथ हो जाएंगी। यद्यपि कहा गया कि इसको गोपनीय रखा गया, लेकिन जानबूझकर फ्रांस तक पहुंचाने का इसको प्रयास किया गया ताकि फ्रांस शांत रहे और इन तीन शक्तियों से डरे। वस्तुतः तीनों देशों में कोई मित्रता थी नहीं, लेकिन परिस्थितिवश एकता यहाँ पर बन गई थी। भविष्य में चलकर ये बात स्पष्ट हो गई कि इटली किस प्रकार से इनसे अलग होता गया, किंतु इस समय परिस्थितिजन्य जो परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों के कारण ये संधि संभव हुई। अगला था रोमानिया से संधि। 30/10/1883 को रोमानिया के राजा कैरोल जर्मनी के साथ मित्रता का प्रस्ताव चाहता था। बिस्मार्क ने पुनः ऑस्ट्रिया की ओर इशारा किया और तीनों की संधि मिलकर हुई। ये भी गुप्त संधि थी। 5 वर्षों के लिए संधि हुई। 3 वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकते थे। कारण इसका ये था कि रोमानिया रूस से नाराज था, क्योंकि बेसर्बिया का क्षेत्र उससे छीनकर बर्लिन कांग्रेस में रूस को दे दिया गया था। ये उपजाऊ क्षेत्र था और रोमेलिया से छीना गया था। रोमानिया जो था वो रूस से मित्रता रखता था, लेकिन इसके बाद उससे वह पृथक होता गया। उसके समर्थन को उसने छोड़ दिया और ऑस्ट्रिया और जर्मनी की ओर वह झुक गया। बिस्मार्क ने इसका लाभ उठाया और संधि की। इस तरह से रोमानिया को भी इन्होंने अपनी ओर मिला लिया। अगला है 3 सम्राटों की संधि की पुनरावृत्ति 1884 में। रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी वाली संधि पुनः इसको दोहराया गया। फ्रांस को मित्र नहीं मिलने दिया। इस प्रकार से बिस्मार्क ने इंग्लैंड रूस की दुश्मनी बनी रहे, इसमें भी वह सफल रहा, क्योंकि रूस अभी तक डर रहा था, अकेला पड़ रहा था। इंग्लैंड का विरोध उसने कम कर दिया था, तो फिर से इस संधि के बाद रूस ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से फ्रांस को कोई मित्र भी इसने बिस्मार्क ने नहीं मिलने दिया। अगला था त्रिराज्य या त्रिगुट संधि की पुनरावृत्ति 1887 में। इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाली जो संधि थी उसकी पुनरावृत्ति की गई 1887 में। नई शर्तें भी कुछ जोड़ी गई, जैसे बाल्कन में इटली के हितों को स्वीकार किया गया। भविष्य में टर्की का कोई विभाजन हो तो उसका हिस्सा इटली को भी प्राप्त होगा, ये भी तय किया गया। इटली दक्षिण अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित कर सकेगा, उसको भी प्रोत्साहित किया गया, मदद करने का वचन किया गया। इटली को ज़रूरत हो तो अपनी सेना वह ऑस्ट्रिया देश से, ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों से ले जा सकेगा। इस तरह से यह इटली केंद्रित संधि थी और बहुत सारी सुविधाएं इटली को दी गई ताकि वह इन दो देशों के साथ, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ मिला रहे। अगला था बुल्गारिया संकट 1885-86 में। बर्लिन कांग्रेस में पूर्वी रोमालिया को से बल्गारिया को अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था और तुर्की के संरक्षण में इसको रख दिया गया था। 1885 में पूर्वी रोमेलिया और बल्गारिया का एकीकरण हो गया, पुनः ये क्षेत्र मिल गए। उसके बाद यहाँ परिस्थितियाँ बदली। पहले तो ये रूस के पक्ष की ओर जाने लगा, लेकिन राजवंश को लेकर विवाद यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ पर सेक्सकोबर्ग वंश का, गोथा का जो राजकुमार था वह यहाँ का राजकुमार हुआ, राजा हुआ संयुक्त बल्गारिया का। इस बात का समर्थन ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने कर दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से रूस नाराज हो गया। अब इनके बीच पुनः खिंचाव या तनाव की स्थिति रूस के साथ, इन दोनों देशों का, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का शुरू हुआ। अगली स्थिति थी जर्मनी रूस में संधि, जून 1887। जर्मनी फ्रांस की शत्रुता बढ़ने लगी। इन परिस्थितियों में फ्रांस और रूस की मित्रता का खतरा पुनः उत्पन्न हो गया। बिस्मार्क इस बात को भली प्रकार समझता था। बुल्गारिया प्रकरण जो हमने देखा, रूस उसमें नाराज था। बिस्मार्क ने इसके लिए प्रयास शुरू किए। वह जार के पास गया, उससे मिला और तीनों सम्राटों की संधि ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी का आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जार के मना करने पर कि ऑस्ट्रिया के साथ दुश्मनी की स्थिति है, ऑस्ट्रिया के साथ संधि नहीं हो सकती, बिस्मार्क ने जर्मनी और रूस में पृथक संधि 1887 में गोपनीय रूप से कर ली। तय किया गया कि दोनों देशों पर कोई भी आक्रमण करे तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा। रूस के बाल्कन क्षेत्रों में जो दावे थे
उनको यह समर्थन देगा। बल्गारिया और रोमेलिया के प्रकरण पर भी वह उसका साथ देगा। इस तरह से रूस को उसने आश्वस्त कर उससे पृथक संधि कर ली। इस प्रकार फ्रांस का खतरा जो खड़ा हुआ था उसको उसने समाप्त कर दिया। फ्रांस को उसने मित्र नहीं मिलने दिया और अपने पक्ष को अलग से मित्रता करके रूस के साथ उसने अपनी रक्षा की। एक तरफ वह ऑस्ट्रिया से अलग संधि कर चुका था, इधर रूस से भी अलग संधि कर लिया। इंग्लैंड के प्रति उसकी नीति मित्रता की रही। उपनिवेश का प्रयास उसके द्वारा कभी नहीं किया गया ताकि इंग्लैंड संतुष्ट रहे। पूर्वी समस्या में उसने कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की बिस्मार्क ने, ताकि इंग्लैंड उससे नाराज ना हो, क्योंकि इंग्लैंड जो था वह तुर्की की लगातार रक्षा करना चाहता था और इसमें वह उसका सहयोगी हुआ इंग्लैंड का, इसलिए इंग्लैंड के साथ उसके संबंध अच्छे रहे। मिस्र में इंग्लैंड का उसने समर्थन किया। 1880 में जो उसके हित थे उसका समर्थन इसने किया, बिस्मार्क ने। 1887 में ऑस्ट्रिया, इटली और इंग्लैंड में समझौता हुआ, इसके लिए भी इसने प्रसन्नता व्यक्त की। और बिस्मार्क ने स्वयं भी प्रयास किया था 1889 में इंग्लैंड से मैत्री संबंध स्थापित करने का। अलग से कोई संधि का प्रयास उसने किया, यद्यपि उसको सफलता नहीं मिली, किंतु फिर भी लगातार वह यह प्रदर्शित करने में सफल रहा कि इंग्लैंड के साथ उसकी मित्रता है, कोई भी अवसर आता उसको वह चूकता नहीं था। इस प्रकार इंग्लैंड को भी तटस्थ बनाए रखने में वह सफल रहा था। 1890 में विलियम द्वितीय के राजा बनने पर इसने उसके साथ टकराव के कारण त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार से यह उसकी विदेश नीति थी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है बिस्मार्क के बारे में जर्मन सम्राट विलियम कहा करता था कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो 5 गेंदों से एक साथ खेल सकता था, जिसमें 2 हमेशा उसके हाथ में रहते थे। ये 5 गेंदें थीं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और इटली, जिनको वह 5 गेंदें विलियम कह रहा है। 5 गेंद 5 देशों से उसका अर्थ था। 1890 के पश्चात यूरोप की राजनीतिक मंच पर जो गंदगी और भ्रष्टाचार परिलक्षित होती है उसका उत्तरदायित्व बिस्मार्क के ऊपर था। टेलर ये बिस्मार्क पर आरोप लगाता है और बहुत हद तक ये बात सही थी। बिस्मार्क ने अपने मित्र बेलिन से कहा था, मैं प्रथम विश्व युद्ध नहीं देखूंगा पर तुम देखोगे, यह निकट पूर्व से प्रारंभ होगा। पूर्वी समस्या की ओर वह इशारा कर रहा था कि यहीं से विश्व युद्ध प्रारंभ होगा और उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई। निष्कर्ष के रूप में बताया जा सकता है कि वह एक महान कूटनीतिज्ञ था, जो हमने चर्चा की किस प्रकार से अलग अलग शत्रुओं को साध सकता था। ऑस्ट्रिया अलग था तो रूस अलग था, बीच में स्वयं उसने दोनों से अलग अलग मित्रता भी कर ली और एक साथ मित्रता की। जबरदस्त कूटनीतिज्ञ होने का उसने परिचय दिया था। राष्ट्र निर्माता था, जर्मनी का एकीकरण उसने किया था और उसकी रक्षा करने में भी वह सफल रहा। ये सारे कूटनीतिक जाल उसने जर्मनी की रक्षा के लिए, उसके विकास और उन्नति के लिए उसने बिछाए थे। कूटनीतिक जाल का ही परिणाम हुआ था कि अलग अलग गुट बन गए, शक्तिशाली होते गए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध को इसने जन्म दिया। 2 दुश्मनों की मित्रता कराने में सक्षम रहा, रूस ऑस्ट्रिया, इटली ऑस्ट्रिया, जो परस्पर शत्रु थे उनके साथ मित्रता कराने में यह उसी की क्षमता थी। 19वीं सदी के इतिहास में वह सदैव उच्च स्थान पर रहेगा, ये माना जा सकता है।